हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आया हूँ बीए पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2022 का ये पेपर। यद्यपि ये शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर की 2022 की बीए थर्ड ईयर की एग्ज़ाम का पेपर है, पॉलिटिकल साइंस सेकंड का। ठीक है, लेकिन ये पेपर बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी है राजस्थान की, उन सभी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके अधीन आने वाले कॉलेजों में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और चूंकि ये 2020 की एग्ज़ाम का पेपर है, इसलिए इस वर्ष इस एग्ज़ाम के पेपर के क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस हैं। इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखें और पूरे क्वेश्चनों को एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छी तरह याद करें। तो दोस्तों, ये जो है सेकंड पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। इसका नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस सिंस वर्ल्ड वार सेकंड एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ये यद्यपि रेगुलर विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर विद्यार्थियों के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो प्राइवेट विद्यार्थियों के नहीं आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जितना रेगुलर विद्यार्थियों के लिए इस पेपर का महत्व है, उतने ही ये क्वेश्चन प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए पूरा वीडियो जो है वो ध्यान से देखिए। अब इसमें दोस्तों ये भाग फर्स्ट है। भाग फर्स्ट में 10 प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो इसमें देखिए, अटलांटिक चार्टर, नाटो, एंटोनियो गुटेरस, 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा जो क्वेश्चन है वो है तटस्थता, 5वां डोकलाम विवाद, 6वां बहुकेंद्रवाद, 7वां गोलन हाइट्स, 8वां उत्तर दक्षिण संवाद और 9वां जो क्वेश्चन है वो है लैंगिक न्याय और 10वां है मानव अधिकार। तो दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों के उत्तर जो है वो अब आपके सामने आ रहे हैं। आप प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है अटलांटिक चार्टर। ठीक है, देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अगस्त 1941 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने विश्व शांति के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे ही अटलांटिक चार्टर कहा जाता है। एटलांटिक चार्टर भी बोल सकते हैं, अटलांटिक चार्टर भी बोल सकते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है वो लघुतरात्मक क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको और बता देता हूँ कि ये जो है घोषणा पत्र जो जारी किया गया था 1941 में, इसमें अमेरिका और ब्रिटेन ने संयुक्त घोषणा में कहा था कि हिटलर की दमनकारी नीतियों से विश्व को छुटकारा दिलाने के लिए मिलकर काम करेंगे। ठीक है, इसके साथ इस घोषणा में 8 वचनों पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके अंतर्गत है क्षेत्रीय अधिकार, आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता, आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित, निशस्त्रीकरण, समुद्र की स्वतंत्रता, काम करने की इच्छा के लिए एक दृढ़ संकल्प, खुला व्यापार, कहीं भी घूमने की आज़ादी, शांति का विस्तार। ठीक है, तो अगर ये लघुतरात्मक क्वेश्चन के रूप में आता है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जो हो सकता है एग्जाम में आ जाए, न्यू एटलांटिक चार्टर। ये है एटलांटिक चार्टर और अब है न्यू एटलांटिक चार्टर। तो इसके बारे में देखिए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन बाइडेन ने 10 जून 2021 को वर्तमान वैश्विक चुनौतियों पर एक साथ काम करने के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था, जिसे न्यू एटलांटिक चार्टर कहा जाता है। तो चूंकि 1941 की चुनौतियां अलग थी और वर्तमान विश्व की चुनौतियां अलग है, इसलिए इस घोषणा पत्र में और मिलकर के वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की बात कही गई है। साथ ही साथ में अन्य मुद्दों पर भी एकजुट होकर के प्रयास करने पर सहमति बनी है। तो अन्य मुद्दे देखिए, चीन का दक्षिण चीन सागर पर आधिपत्य, कोरोना वायरस, हांगकांग मुद्दा, कर्ज देकर देश पर आधिपत्य करने की नीति, परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ाने का मुद्दा, ये मुद्दे भी इस न्यू एटलांटिक चार्टर के अंदर शामिल हैं। अब 2 का क्वेश्चन जो है दोस्तों वो देखिए, 2 का क्वेश्चन है नाटो। तो इसका उत्तर देखिए, ये शीत युद्ध काल में पश्चिमी यूरोपीय देशों के द्वारा निर्मित एक सैन्य संगठन है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में हुई थी। नाटो का पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। अब तीसरा क्वेश्चन आपका एंटोनियो गुटरेस। उत्तर देखिए, एंटोनियो गुटरेस पुर्तगाली निवासी हैं, जिन्हें 1 जनवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र संघ का 9वां महासचिव नियुक्त किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं, जिन्हें जनवरी 2022 से दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है,
अब चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है आपका तटस्थता। देखिए यह है एक देश की वह कानूनी एवं राजनीतिक स्थिति है जो किसी युद्ध के दौरान दोनों ही राष्ट्रों में से किसी के साथ भी युद्ध में संलग्न होने की अनुमति नहीं देती है। दूसरे शब्दों में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब किसी देश द्वारा किसी मुद्दे पर किसी भी पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं करते हुए उस मुद्दे से दूर रहने की नीति अपनाई जाती है तो उसे तटस्थता की नीति कहा जाता है। 4 का क्वेश्चन देखिए, 4 का क्वेश्चन है डोकलाम विवाद। उत्तर देखिए, डोकलाम एक ट्राई जंक्शन है जहां भारत, चीन और भूटान की सीमा मिलती है। चीन द्वारा इस क्षेत्र में सड़क निर्माण को लेकर 16 जून 2017 को भारतीय सेना और चीन की सेना के मध्य उत्पन्न हुए विवाद को डोकलाम विवाद के नाम से जाना जाता है। छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, छठा क्वेश्चन है बहुकेंद्रवाद। देखिए बहुकेंद्रवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की वह संरचना है जिसमें व्यवस्था के अंतर्गत शक्ति एवं प्रभुत्व के 3 या इससे ज़्यादा केंद्र होते हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था बहुकेंद्रवाद की ओर बढ़ रही है, यानी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति नहीं है, बल्कि चीन, रूस, जापान, भारत इत्यादि अनेक देश जो है वो भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र बन करके उभर रहे हैं। इसलिए इस वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को क्या कह रहे हैं? बहुकेंद्रवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गोलन हाइट्स। देखिए गोलन हाइट्स अर्थात गोलन पहाड़ियाँ मध्य पूर्व के लेवेंट में एक विवादित क्षेत्र है जो लगभग 1800 किलोमीटर में फैला हुआ है। गोलन हाइट्स अर्थात गोलन पहाड़ियों को लेकर इजराइल और सीरिया के मध्य विवाद है। इन पहाड़ियों पर इजराइल ने अपने सैन्य ठिकाने स्थापित कर रखे हैं। 8 का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8 का क्वेश्चन है आपके सामने उत्तर दक्षिण वार्ता या उत्तर दक्षिण संवाद भी बोल सकते हो आप इसको। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर से तात्पर्य है पश्चिमी विकसित देश और दक्षिण से तात्पर्य है तीसरी दुनिया के विकासशील देश। तो विकसित और विकासशील देशों के मध्य आपसी सहयोग हेतु विचार विमर्श को ही उत्तर दक्षिण वार्ता के नाम से या उत्तर दक्षिण संवाद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 9 का लैंगिक न्याय। देखिए लैंगिक न्याय का अर्थ है कि किसी के साथ लिंग के आधार पर होने वाले अन्याय और भेदभावों को समाप्त करना तथा उन्हें सम्मानजनक जीवन, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार प्रदान करना। और लघु इसमें 2 नंबर वाले में लास्ट 10 का क्वेश्चन है दोस्तों। 10 का क्वेश्चन आपके मानव अधिकार। देखिए मानव अधिकार वे अधिकार हैं जिनका संबंध प्रत्येक व्यक्ति से है क्योंकि वह मनुष्य है। इसके अंतर्गत मुख्यतः अधिकारों की 3 श्रेणियों को शामिल किया जाता है। पहला है राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार, दूसरा है सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, तीसरा है समूह अधिकार। ठीक है। अब दोस्तों ये आता है भाग सेकंड, ये आपका है भाग सेकंड और इसके अंदर ये भाग जो है वो 20 अंक का है। इस भाग में 5 अंक के 4 प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक का उत्तर 150 शब्दों में देना आपको। ठीक है। तो ये जो भाग है इस भाग के अंदर हालांकि अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग पैटर्न आता है, लेकिन आपको पैटर्न पे नहीं जाना, आपको तो ये देखना है कि ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से चारों क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है और इस वर्ष इनके आने की पूरी संभावना है। तो पहला क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के कारण बताइए। दूसरा है भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की विवेचना कीजिए। तीसरा है क्योटो प्रोटोकॉल की मुख्य विशेषताएं बताइए और चौथा है पश्चिम एशिया की राजनीति अरब इजराइल विरोध में उलझी हुई राजनीति विवेचना कीजिए। तो दोस्तों इसमें पहला जो क्वेश्चन आपका सोवियत संघ के विघटन के कारण बताइए, ये क्वेश्चन निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में भी साल आ सकता है। इसका दूसरा जो क्वेश्चन है भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की विवेचना कीजिए, ये क्वेश्चन भी इस वर्ष निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। और चौथा क्वेश्चन जो है पश्चिम एशिया की राजनीति अरब इजराइल विरोध में उलझी हुई राजनीति है, ये क्वेश्चन भी निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद करना है। ये आपका भाग थर्ड है। भाग थर्ड में इस खंड में एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 3 प्रश्न करने हैं। ठीक है।
तो पहला प्रश्न है शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारणों की विवेचना कीजिए। दूसरा प्रश्न है राजनीतिक क्षेत्र में यूएनओ की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो जो लघुत्तरात्मक 4 प्रश्न है दोस्तों, उनके उत्तर आपके लिए मैंने बनाए हैं, बहुत अच्छी तरह तैयार किए हैं, आप देखिए। पहला जो क्वेश्चन है वो है सोवियत संघ के विघटन के कारण बताइए। तो देखिए, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सोवियत संघ का उदय एक महाशक्ति के रूप में हुआ था, जिसके नेतृत्व में सुदृढ़ साम्यवादी राष्ट्रों की गुट का उदय हुआ था। लेकिन 1991 में न केवल साम्यवादी गुट का पतन हो गया, बल्कि एक महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ का भी विघटन हो गया। इसके लिए उत्तरदायी कारणों को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है सोवियत संघ में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद के स्थान पर धीरे धीरे साम्यवादी दल के शीर्ष नेताओं का अधिनायकवाद स्थापित होना। अब दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में आता है तो आपको इसको पॉइंट के रूप में लिखना है। मैंने पंक्ति के रूप में लिख रखा है क्योंकि लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में आता है तो इसको आपको पॉइंट के रूप में लिखना है। और पॉइंट क्या करोगे, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद के स्थान पर साम्यवादी दल का अधिनायकवाद स्थापित होना। या इसको और भी छोटा करोगे तो ऐसा कर सकते हो कि साम्यवादी दल का अधिनायकवाद, साम्यवादी दल का अधिनायकवाद। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है वो देखिए, दूसरा पॉइंट आपका है, एक मिनट में सेट कर लेता हूं इसको थोड़ा। हाँ, दूसरा पॉइंट है सोवियत संघ के आर्थिक विकास का अवरुद्ध होना। अब इसका आप 5-4 लाइनों के अंदर वर्णन कर सकते हैं अपने विवेक से। तीसरा पॉइंट है सोवियत संघ के नेतृत्व वाले गुट में शामिल पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद का पतन होना। तो इसको शॉर्ट में पॉइंट कैसे बनाओगे, पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद का पतन। ठीक है, ये पॉइंट बन गया। इसका 5-4 लाइनों के अंदर आप वर्णन कर देना तो निबंधात्मक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। चौथा पॉइंट है अमेरिकी गुट का सोवियत संघ में विद्यमान व्यवस्था विरोधी तत्वों को हर प्रकार की सहायता और प्रोत्साहन देना। तो सोवियत संघ में विद्यमान व्यवस्था विरोधी तत्वों को अमेरिकी गुट द्वारा सहायता देना, ये पॉइंट बन जाएगा। फिर है सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्निर्माण और ग्लास्नोस्त यानी खुलेपन की नीतियों को अपनाना। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचोव द्वारा अपनाई गई 2 नीतियों के नाम बताइए जिनकी वजह से सोवियत संघ का पतन हुआ। तो एक है पेरेस्ट्रोइका, दूसरा है ग्लास्नोस्त। इसको आप दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं पुनर्निर्माण और खुलापन। ठीक है। छठा पॉइंट है 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ की संसद द्वारा सोवियत संघ को समाप्त करने और स्वयं को भंग करने का प्रस्ताव पारित कर देना। तो ये इसके कारण हैं। अगर आपको निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में लिखना है तो पॉइंट बना करके इनका वर्णन कर देना। अब ये क्वेश्चन जो है भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। तो देखिए ध्यान से इसको। जबकि भारतीय विदेश नीति के जनक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू माने जाते हैं, जिन्होंने भारतीय विदेश नीति के बुनियादी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, लेकिन भारत की भू राजनीतिक स्थिति और ऐतिहासिक अनुभव से भारत की विदेश नीति अनिवार्यतः प्रभावित रही है। फिर देखिए, भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में अनेक घटक और संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है, जिन्हें निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो ये पॉइंट लिखे हैं मैंने। अगर ये क्वेश्चन निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में आता है तो आपको प्रत्येक पॉइंट का वर्णन करना है, कम से कम 5 पंक्तियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 9 पंक्तियाँ। ठीक है। घरेलू बाध्यताएं, हर देश की विदेश नीति जो है वो उसकी घरेलू बाध्यताओं से प्रभावित होती है कि देश में क्या समस्याएं हैं, देश की कैसी परिस्थिति है, उनसे उस देश की विदेश नीति तय होती है। फिर है धर्म और समाज, उस देश की धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति भी उसकी विदेश नीति का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आर्थिक विकास की चुनौतियाँ, उस देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, उससे भी उसकी विदेश नीति जो है निर्धारित होती है। एक ताकतवर राष्ट्र होता है, वो विदेश नीति के अंदर जो है ताकतवर राष्ट्र के रूप में प्रदर्शन करता है, जबकि एक कमज़ोर और गरीब राष्ट्र जो होता है उसकी विदेश नीति जो है वो दब्बू टाइप की होती है। फिर है भू राजनीति कि वो देश जो है किस प्रकार की भौगोलिक अवस्थिति में स्थित है।
ठीक है ना। उसके मतलब सीमाओं की स्थिति कैसी है, किस प्रकार की उसकी भौगोलिक परिस्थिति है और किस प्रकार के बॉर्डर की उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ है, उससे भी उसकी विदेश नीति निर्धारित होती है। फिर अब भारतीय देशांतरण का मतलब है कि भारत से विदेशों में कमाने के लिए जो लोग गए हुए हैं, जिनको अपन प्रवासी भारतीय बोलते हैं, ठीक है, तो वो प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना भी हर देश की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, तत्व होता है कि कोई भी देश दूसरे देश में रहने वाले अपने देश के लोगों की रक्षा करना अपना प्रमुख कर्तव्य समझता है। राष्ट्रीय दर्शन, इसके अलावा उस देश की इतिहास, परंपराएं, संस्कृति, विचारधारा भी उस देश की विदेश नीति को निर्धारित करती हैं। फिर भारत की तेल जरूरतें, क्योंकि हमारे देश के अंदर कच्चा तेल जो है वो विदेशों से आयात होता है, तो खाड़ी देश जो होते हैं उनके प्रति हमारी विदेश नीति अलग प्रकार की होती है, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा 8वां पॉइंट है महत्वपूर्ण संस्थाएं। देखिए, भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में निम्न संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो विदेश नीति के निर्धारण में अनेक सारी संस्थाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे संसद की, विदेश मंत्रालय की, मीडिया की, थिंक टैंक का मतलब होता है ऐसे गुट, ऐसे समूह है जो दबाव डाल करके सरकार को अपने पक्ष में नीतियां बनाने के लिए बाध्य करते हैं, या विदेश नीति के निर्धारण में जो सरकार को सलाह देने का कार्य करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सैनिक तत्व, 9 का पॉइंट है सैनिक तत्व, और 10 का पॉइंट है राष्ट्रीय हित। ठीक है, तो ये सभी तत्व जो है वो विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप मतलब लघुतरात्मक क्वेश्चन या निबंधात्मक क्वेश्चन दोनों में से एक क्वेश्चन के रूप में तो जरूर आएगा, ये तो आप मान के चलो 101%। तो निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में आ जाता है तो आपको इनका पॉइंटों का वर्णन कर देना है। अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्योटो प्रोटोकॉल देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जैसी पर्यावरणीय समस्या पर विचार करने के लिए दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में एक सम्मेलन बुलाया गया था। इस सम्मेलन में शामिल 160 से अधिक देशों द्वारा स्वीकार किए गए नियमाचार को ही क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियमाचार। ठीक है, आगे देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। फिर आगे देखिए, आगे है क्योटो प्रोटोकॉल अब तक का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौता माना जाता है। इस समझौते द्वारा विश्व के देशों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया। पहली श्रेणी विकसित देशों को संयोजक 1 के देश और विकासशील देशों को संयोजक 2 के देश कहा गया। पहली श्रेणी संयोजक 1 जिसमें विकसित देशों को शामिल किया गया, दूसरी श्रेणी संयोजक 2 जिसमें विकासशील देशों को शामिल किया गया। समझौते में कहा गया कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में संयोजक 1 के राष्ट्र यानी विकसित राष्ट्रों का सबसे ज़्यादा हिस्सा है, जबकि संयोजक 2 के राष्ट्रों यानी विकासित देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है। तो ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करने की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा किसकी निर्धारित की गई? विकसित देशों की निर्धारित की गई। अगला जो क्वेश्चन है वो है पश्चिमी एशिया की राजनीति अरब इजराइल विरोध में उलझी हुई राजनीति है, विवेचना कीजिए। देखिए दोस्तों, पश्चिमी एशिया जिसे मध्य पूर्व भी कहा जाता है, अच्छी तरह याद रखना, वर्तमान में विश्व राजनीति तथा संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। लेबनान का गृह युद्ध, इराक ईरान संघर्ष, खाड़ी युद्ध और अरब इजराइल संघर्ष के कारण पिछले कई दशकों से पश्चिमी एशिया अशांत क्षेत्र बना हुआ है। पश्चिमी एशिया की राजनीति अरब इजराइल विरोध में उनकी राजनीति है। अरब और इजराइल के मध्य अब तक 5 युद्ध हो चुके हैं तथा समय समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य देशों के द्वारा किए जाने वाले शांति प्रयास भी यहाँ स्थायी शांति स्थापना में असफल सिद्ध हुए हैं। इसके बाद देखिए, पश्चिमी एशिया में अरब इजराइल संघर्ष के प्रमुख कारणों को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, पश्चिमी एशिया में अरब इजराइल संघर्ष के कारण। अब मैंने सिर्फ पॉइंट लिखे हैं, अगर ये क्वेश्चन निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में आता है तो आपको इन पॉइंटों का वर्णन करना है। ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन निबंधात्मक क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी लघुतरात्मक क्वेश्चन के रूप में आता है तो आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। तो अरब इजराइल युद्ध के क्या क्या कारण है? पहला है सीमा विवाद,
दूसरा, दोनों देशों के सांप्रदायिक दृष्टिकोण में भिन्नता होना, एक ईसाई धर्म का है, दूसरा मुस्लिम धर्म का है। फिर है शरणार्थियों की समस्या, फिर है जॉर्डन नदी के पानी को लेकर के विवाद, फिर है इजराइल की मान्यता का प्रश्न, फिर है इजराइल द्वारा अधिकृत अरब क्षेत्रों को खाली कराने को लेकर विवाद, फिर है इजराइल द्वारा अधिकृत अरब क्षेत्रों में यहूदी बस्तियों को हटाने की समस्या। ये अरब इजराइल विवाद के कारण हैं। तो ये आपका सेक्शन आ गया बी, जिसमें 2 क्वेश्चन तो मैंने पहले बता दिए थे। और ये तीसरा क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? बदलते नाम के स्वरूप एवं समसामयिक विश्व राजनीति में इसकी प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। नाम का मतलब है गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है ना, नॉन एलाइजेंड मूवमेंट, इसका इंग्लिश में नाम है, हिंदी में बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1961 में बेलग्रेद में हुई थी। अब चौथा प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति की मुख्य विशेषताओं का विवेचन कीजिए। ये सेक्शन ए पहले बता दिए, ये सेक्शन बी है। और सेक्शन सी जो है वो देखिए, खंड 6, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सार्क के संगठन कार्य और भूमिका का परीक्षण कीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर है, नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की समस्याओं एवं संभावनाओं पर लेख लिखिए, निबंध लिखिए। दोस्तों नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वाला ये जो क्वेश्चन है, ये 101% एग्जाम में आने के चांस हैं। तो दोस्तों ये वीडियो जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्राइवेट विद्यार्थी है BA थर्ड ईयर के, चाहे रेगुलर विद्यार्थी है BA थर्ड ईयर के, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के अधीन आने वाले कॉलेजों के अंदर आप अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आप सभी के लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो का लिंक जो है वो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि नए विद्यार्थियों के पास भी हमारा वीडियो पहुंच सके। और ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा करने से मोटिवेशन मिलता है, मैं और ज़्यादा लगन से, मेहनत से आपके लिए जो है इस प्रकार की वीडियो तैयार करके ला सकता हूँ। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।